आते हैं हम लोग जो है कि कल तक कहाँ तक चर्चा कर लिए थे। कल तक हम लोग नागरिकता पे चर्चा करके कल खत्म कर दिए थे। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पे जो है कि आपको चर्चा करने वाले हैं। क्या शुरू किया जाए मौलिक अधिकार को? मौलिक जी अधिकार को शुरू सर। करते हैं, आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा, बहुत ही शानदार चैप्टर है। प्रश्न की संभावना हर एग्जाम में होती है और पूछेगा ही पूछेगा, न पूछने का सवाल नहीं उत्पन्न होता है। किससे? मौलिक अधिकार से जो है कि आपको सवाल आते हैं। मौलिक अधिकार की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। देखिएगा, मौलिक अधिकार से सबसे पहला कुछ कुछ बेसिक सवाल आपको निकालते हैं। ये मौलिक अधिकार आम जनताओं को देने वाला जो है कि आपको राइट होने वाला है, मौलिक अधिकार जो है कि आपको होने वाला है। और ये कौन से भाग में देखने को मिलेगा? तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से भाग में? भाग 3 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक इसकी चर्चा होने वाला है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है कि आपको इसकी चर्चा होने वाली है। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक जो है कि आपको होने वाली है। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का कौन से भाग को हम लोग संविधान का मैग्मा कार्टा कहा जाता है? तो कौन से भाग को संविधान का मैग्मा कार्टा है? भाग 3 को जो है कि आपको कहते हैं, याद रखिएगा, भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा जो है कि आपको कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो है कि आपको कहा जाता है। पूछेगा कि आखिर मैग्ना कार्टा होता क्या है? इस मैग्ना कार्टा को जरा समझिएगा क्या होता है। मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक ना। ब्रिटेन में वहां के कुछ मजदूरों को, है ना, कुछ जो है कि मजदूरों को, कुछ जो है कि आपको, है ना, कानून उसके लिए बनाया गया था, जो केवल और केवल किस पर जो है कि निर्भर था? मजदूरों के लिए कानून बनाया गया था। और वो मजदूर को संरक्षित सुरक्षा प्रदान करता था। तो वहीं से शब्द उठकर आया है, कौन सा? मैग्ना कार्टा उठकर आया है। और यही मैग्ना कार्टा भारतीय लोगों के लिए मौलिक अधिकार का काम करता है। ये भी जो है कि आपको क्या करता है? संरक्षण जो है कि आपको प्राप्त करता है। लोगों का संरक्षण जो है कि आपको मिलता है, भाग 3 के तहत जो है कि आपको मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आपसे पूछेगा, अगला सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से हम लोग लिए हैं? तो कौन से देश के संविधान से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। मौलिक अधिकार को जो है कि आपको लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को संविधान का क्या कहा गया है? संविधान का मैग्ना कार्टा जो है कि आपको कहा गया है। और मौलिक अधिकार, मौलिक, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 जो है कि आपको थी। कितनी थी? 7 थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में पूछेगा मौलिक अधिकारों की कुल संख्या संविधान में कितना है? तो वर्तमान में जो है कि आपको 6 संविधान में जो है कि आपको होने वाला है। तो कैसे क्या हुआ कि एक समाप्त हो गया? तो एक समाप्त होता है तो इसी के लिए नोट नीचे में लिखा हुआ है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कौन सा अधिकार कर दिया गया? हटाकर कानूनी अधिकार जो है कि आपको बना दिया गया। तो आपसे पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कैसा अधिकार बना दिया गया? तो ये कैसा अधिकार बनाया गया है? कानूनी अधिकार जो है कि आपको बनाया गया है ना। कानूनी अधिकार जो है कि आपको बना दिया गया है। तो इसको हटाया गया, उसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। क्या किया गया? भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। तो वह संविधान संशोधन कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको क्या किया गया? मौलिक अधिकार को जो है कि आपको हटा दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में जो है कि आपको होता है। कब होता है? 1978 में जो है कि आपको होता है। और इसके तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 31 को जब देखिएगा और 19 के 6 नंबर आर्टिकल को जो है कि आपको देखिएगा, तो यही दोनों को जो है कि आपको निकाल कर और जो है कि कहाँ रखा जाता है? कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? इस सबको कहाँ रखा गया है? 200 के क में जो है कि आपको रखा गया। कहाँ पे? 200 के क में जो है कि आपको रखा गया। और भाग कौन सा पूछेगा कि भाग कौन सा है? तो भाग 12 होने वाला है। कौन सा भाग है? भाग 12 तीन सौ सर, अनुच्छेद 300। अच्छा 300, 200 लिख दिए हैं, सॉरी 300 को। 300 ठीक है, ठीक है, 300 को। चलिए ठीक है, 300 के क में जो है कि आपको रखा गया, नीचे लिखा ही हुआ है। और 300 के ए में रखा गया कौन सा भाग है? तो भाग 12 में जो है कि इसकी चर्चा जो है कि आपको होने वाली है, होने वाली है। मौलिक अधिकार देखिएगा, मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं होता है, अर्थात मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं होता है, अर्थात जो है कि आपको अनुच्छेद नंबर 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संसद जो है कि आपको क्या कर सकता है? घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। मौलिक अधिकार में घटाने और बढ़ाने का अधिकार और केवल होता किसके पास है? तो केवल और केवल होता है संसद के पास जो है कि आपको होता है। संसद चाहेगी तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कर मौलिक अधिकार को सीमित भी कर सकती है और मौलिक अधिकार को बढ़ाकर बृहत भी जो है कि आपको कर सकती है। लेकिन इसका हनन नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग किसका दरवाजा खटखटा सकते हैं? तो न्यायालय का दरवाजा जो है कि आपको खटखटा सकते हैं। आगे चलते हैं।
देखिएगा आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 में, 352 किसकी चर्चा है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। क्या बोलता है कि 352 जब लागू होगा, भारत के देश में 352 लागू होगा, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाएंगे? सभी के सभी मौलिक अधिकार समाप्त जो है कि आपको कर दिए जाएंगे। ये किसमें बोला गया है? यह बोला गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 352 में जो है कि आपको बोला गया है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट जो है कि आपको जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत जो है कि आपको जा सकते हैं। और वही हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत आप जा सकते हैं? तो हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है कि आपको मौलिक अधिकार के लिए आप जा सकते हैं। क्लियर है? आप जा सकते हैं। आगे सुनिएगा। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में पूछता है कि मौलिक अधिकार की संरचना कहां से देखने को मिलती है? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अधिकार, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार की मांग किया, जिसका प्रारूप जो है कि किसके द्वारा शुरू बनाया गया था? जिसका प्रारूप जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया था। यह भी सवाल कई बार एग्जामों में पूछ लिया है कि 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और सरदार पटेल ने मूल अधिकार की मांग को सबसे पहले किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था? तो कराची अधिवेशन 1931 में रखा था। लेकिन पूछेगा कि मूल अधिकार को, मांग को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा था, लेकिन इसका प्रारूप जो है कि किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया था, है ना, बनाया गया। आगे देखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में, अभी आपने पढ़ा था कितने प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो भारतीय संविधान में 6 प्रकार का जो है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है कि आपको होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले 6 प्रकार का मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसको जो है कि देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे की बात जो है कि आपको करेंगे। सबसे पहला मौलिक अधिकार की बात करेंगे। सबसे पहला आता है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से लेकर जो है कि आपको 18 के बीच में जो है कि आपको आता है। दूसरा आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? स्वतंत्रता का अधिकार 1922। चलिए 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तीसरा बोलता है कि शोषण का विरुद्ध अधिकार कौन से कौन से आर्टिकल तक है? 23 और 24 में जो है कि आपको शोषण के विरुद्ध जो है कि आपको अधिकार होगा। अगला है कि धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता बोलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता जो है कि आपको कहां से कहां तक है? 25 से लेकर 28 तक जो है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता देखने को मिलेगा। और शिक्षा और संस्कृति का बोलेगा। शिक्षा और संस्कृति के लिए कौन से आर्टिकल जिम्मेदार है? 29, 30 जो है कि आपको होने वाला है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कि आपको किस अधिकार को कहा जाता है? यह कहा जाता है आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बी आर अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को कहा गया? तो आर्टिकल नंबर 32 को जो है कि आपको कहा गया। किसको कहा गया? आर्टिकल नंबर 32 को जो है कि आपको कहा गया। संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। हाँ, भारतीय संविधान की आत्मा जो है कि आपको बी आर अम्बेडकर के द्वारा कौन से आर्टिकल को कहा गया? तो आर्टिकल नंबर 32 को जो है कि आपको कहा गया। तो मौलिक अधिकार द्वारा कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदत्त जो है कि आपको भारतीय संविधान में होने वाले हैं? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है कि आपको होने वाले हैं। ठीक है, 6 प्रकार के जो है कि आपको होने वाले हैं। सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का विरुद्ध का अधिकार, चौथा जो है कि आपको धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, और छठा की बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कि आपको होने वाला है। और आपको पता है कि मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में हुआ है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद कहां तक हुआ है? अनुच्छेद 35 तक जो है कि आपको हुआ है। चलते हैं, आते हैं 12 के साथ शुरू करते हैं। 12 से लेकर एक एक अनुच्छेद पर चर्चा करते हुए 35 तक जो है कि आपको चलेंगे। आइए 12 के साथ शुरू करते हैं। 12 आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है? 11 तक कल हमने आपसे चर्चा कर लिया था। आर्टिकल 11 क्या बोलता है जरा बताइए तो कल देखते हैं किनको किनको याद है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 भारतीय संविधान का क्या बोलता है? संबंधी कानून, सर नागरिकता संबंधी कानून संसद बना सकती है। चलिएगा, नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार जो है कि आपको कौन बनाएगा? तो ये संसद जो है कि आपको बनाएगा। ये जो है कि आपको बोला है 11। अब 12 से तो शुरू करिए देंगे। अब यहाँ से क्या शुरू करेंगे? 12 से तो शुरू कर रहे हैं। आइए देखिएगा 12 में क्या लिखा गया है, सुनिएगा।
12 में लिखा गया है कि मौलिक अधिकार के संबंध में किसकी परिभाषा होगी, तो राज्य की परिभाषा होगी। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन से आर्टिकल में जिम्मेदार है, मतलब पूछेगा मौलिक अधिकार की परिभाषा भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग बोल रहे हैं, अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद जो है कि आपको 12 में जो है कि आपको होने वाला है। और इसमें मौलिक अधिकार के संबंध में जो है कि किसकी परिभाषा दिया गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है कि राज्य मौलिक अधिकार के लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसका विस्तृत जानकारी जो है कि आपको आर्टिकल नंबर किस में 12 में दिया गया है। अब राज्य का मतलब ही नहीं समझ लीजिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये मत समझ लीजिएगा। राज्य का मतलब यहाँ क्या हो गया, राज्य का मतलब यहाँ हो गया भारत हो गया, क्या हो गया, भारत जो है कि आपको हो गया, ठीक, भारत हो गया। आगे चलते हैं, 12 के बाद आर्टिकल नंबर 13 की बात करेंगे। 13 में क्या जिक्र है जरा समझिएगा। 13 की बात करते हैं। 13 के सेक्शन 1 में, मतलब 13 के 1 में क्या बोलता है कि मौलिक अधिकार के संबंध में किसकी परिभाषा है, मौलिक अधिकार के संबंध में कानून की परिभाषा। ऊपर है मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा किसमें था, राज्य की परिभाषा था 12 में जो है कि आपको था। कानून की परिभाषा किसमें है, कानून की परिभाषा 13 के 1 में है। किसमें है, 13 के 1 में जो है कि आपको है। और 13 का 2 क्या बोलता है कि सरकार के द्वारा वैसे कोई मौलिक अधिकार पर कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकार को छीन लिया जा सके या उसे कम कर दिया जा सके। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, सरकार मतलब अभी बीजेपी गवर्नमेंट का है, मान लेते हैं कल कांग्रेस की सरकार बनती है ना, तो सरकार के द्वारा वैसा कोई भी कानून नहीं बना दिया जाएगा जिससे आम लोगों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है ये उसे छीन लिया जाए, मतलब जो आपको प्राप्त है उसको छीन लिया जाए या उसको जो है कि आपको कम कर दिया जाए। मतलब कहेगा ना कि बोलने की आजादी को हम खत्म करते हैं, तो हो सकता है संविधान में संशोधन करके खत्म कर सकता है, लेकिन 13 के 2 में ये बात साफ साफ लिखा गया है कि सरकार वैसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसके तहत आम लोगों का मौलिक अधिकार को छीना जा सके या उसे जो है कि आपको क्या कर दिया जा सके, उसे जो है कि आपको कम जो है कि आपको किया जा सके। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा, अपवाद में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो जो है कि आपको क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, समाप्त जो है कि आपको किया जा सकता है, उतने ही समय के लिए समाप्त जो है कि आपको किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। क्लियर। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में आपने देखा है, राज्य की परिभाषा 12 में देखा है। और मौलिक अधिकार के संबंध में कानून की परिभाषा कौन से आर्टिकल में आपने देखा है, कौन से आर्टिकल में, 13 के 1 में। किसमें है, 13 के 1 में, ठीक ना, 1 में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है 13 के 1 में जो है कि आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 13 का 2 क्या बोलता है कि सरकार मौलिक अधिकार पे ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसके तहत कोई लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया जा सके या उसे क्या कर लिया जा सके, उसे जो है कि आपको कम कर लिया जा सके। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 13 में बात करेंगे, 13 के तहत ही समझिएगा। 13 के तहत कानून की परिभाषा जैसे कर रहे हैं तो राज्य, बोलिए बोलिए। हम बोल रहे हैं कि कानून, आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ आ रहा है, बोलिए ना, आप बोलते रहिए, आ रहा है बात। बोल रहे हैं कि मतलब कानून की परिभाषा जो आप बता रहे हैं 13 के सेक्शन ए में तो परिभाषा किया गया है, तो सेक्शन ए में नहीं, सेक्शन 2, सेक्शन 1 में कानून की परिभाषा, ठीक है। 13 में तो अल्पीकरण है ना सर, तो जैसे सुनिए, हाँ पहले सुनने दीजिए, इनका बात सुनने दीजिए, बोलिए। हाँ सुनिए ना पहले बात, तो ये कानून जैसे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों में मतलब लागू होगा? हाँ ये दोनों में लागू होगा, है ना। मौलिक अधिकार कानून होगा तो आप जैसे आप 12 में बताए हैं कि राज्य का परिभाषा कानून, मतलब हाँ, तो हमारे ठीक है, कहने का मतलब कि दोनों ये न्याय, अब दोनों का मतलब बोलिए, ये बोलिए कि न्यायालय में परिवर्तनीय होगा, मतलब न्यायालय में इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दरवाजा को खटखटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दरवाजा को न्यायालय में खटखटा सकते हैं। क्लियर है। अब आइएगा आर्टिकल 13 पर एक और बात लिखा गया है, जरा इसको समझिएगा। आर्टिकल 13 के अंतर्गत कहा गया है कि न्यायालय, मतलब न्यायालय का मतलब हो गया न्यायपालिका, इस पे आर्टिकल 368 के अधीन जो है कि आपको संशोधन को पूर्ण अवलोकन कर सकता है। मतलब समझिएगा, आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन है, क्या है, संविधान संशोधन है। अब मतलब समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि अगर मौलिक अधिकार पर कोई कानून बनाया जाएगा, समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है, मौलिक अधिकार पर अगर कोई कानून बनाया जाएगा, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 368 के तहत अगर संसद संविधान संशोधन करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या करेगा, उस संविधान संशोधन को जो संसद नया कानून बनाया है उस कानून को देखने का काम कौन करेगा, उस कानून को देखने का काम जो है कि आपको न्यायालय जो है कि आपको करेगा, संसद जो है सॉरी न्यायालय जो है कि आपको करने वाला, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो है कि उस कानून को देखने का काम करेगा। अगर वो कानून मूल ढांचा को छेड़छाड़ नहीं करके बनाया गया रहेगा तो वो कानून वैलिड होगा।
अगर देखेगा कि मूल ढांचा को ही छेड़छाड़ कर दिया है तो उस कानून को क्या कर देगा, उस कानून को रद्द जो है कि आपको कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रद्द जो है कि आपको कर दिया जाएगा। और इसी का एग्जाम्पल है एक संविधान संशोधन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। वह संविधान संशोधन कौन सा है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया न्यायिक पुनरावलोकन में, बताइए। बहुत बार अपने क्लास में बताया है, वह संविधान संशोधन कौन सा? 99 है क्या सर? 99 नंबर का संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है। 99 नंबर का संविधान संशोधन एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। मंत्री शामिल करने के लिए बोला था, इसमें वही जो है कि ना? बोला गया था क्या कि जो आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसमें मंत्रियों को भी शामिल कर लिया जाए, है ना। संसद का भी जो है कि सदस्य इसमें शामिल हो, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। आ रहा बात समझ में? तो यही बात बोलता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू की चर्चा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। देखिए 3 आर्टिकल में जिक्र किया गया है। कभी कभी आदमी फंस जाता है, उस दिन बोल रहे थे ना कि कैसे बोल रहे हैं। 13 में भी किया गया है, 32 में भी किया गया है और आर्टिकल 226 में भी किया गया है। मतलब 13 का मतलब हो गया मौलिक अधिकार से कोई भी निकल सकता है, ये हाई कोर्ट भी निकाल सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ से निकाल सकता है। 32 के तहत केवल और केवल कौन निकाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है। और 226 के तहत कौन निकाल सकता है, हाई कोर्ट जो है कि आपको निकाल सकता है। क्लियर है? तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद कौन कौन है, 13 है, 32 है और 226 के तहत जो है कि आपको निकल सकता है। ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन में दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ तक 13 खत्म हो गया है। 14 से लेकर और 18 तक पहला अधिकार आपने पढ़ा था, वह कौन सा अधिकार था 14 से लेकर 18 तक का? समता एवं समानता का अधिकार जो है कि आपको था। क्या था? समता एवं समानता का अधिकार जो है कि आपको 14 से लेकर 18 तक जो है कि यहाँ पर पढ़ना है। और एकदम बेहतरीन है ये आर्टिकल, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में सवाल 14 से 18 के बीच में। सबसे पहला जो 2 ये लाइन लिखा हुआ है ना, इस दोनों को बीबीआई मान लीजिए। और इतना बार एग्जाम में पूछता है और इतना बार लड़का लड़की सब गलती करता है ना स्टूडेंट, जिसका हद हिसाब नहीं है। पूछेगा सबसे पहला यही पढ़ लीजिए कि विधि के समक्ष समानता, ये किस देश के संविधान से लिया गया? विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। बहुत क्वेश्चन फंसता है, इसलिए रट लीजिएगा एकदम। अब ये याद कर लीजिए, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि के समक्ष जो है कि आपको समान संरक्षण, ये समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? समान संरक्षण दिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। समान संरक्षण को अमेरिका से लिया गया है, लेकिन समानता को कहां से लिया गया है? समानता को ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। याद रखिएगा, बहुत बार अभी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसमें आदमी को गड़बड़ाना 99% आदमी इसमें गड़बड़ा जाता है। कभी लगता है कि अमेरिका होगा कि कभी... हाँ, कौन सा बताइए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। वो तो अलग हो गया, वो तो जापान हो गया, वो तो विदेशी स्रोत हो गया। ये मौलिक अधिकार में बात कर रहे थे। मौलिक अधिकार में जो है कि आपको ये दोनों को याद रखिएगा, है ना। आर्टिकल 14 में ये दोनों को याद रखिएगा। वो तो अलग हो गया, वो तो विदेशी स्रोत बताए होंगे, वहां पर लिखा होगा, लेकिन ये दोनों बात नहीं लिखा होगा विदेशी स्रोत में। नहीं लिखा था विदेशी स्रोत, जब हम पढ़ रहे थे वहां पर ये दोनों बात लिखा था? नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वो बात जो है कि आप जो बोले हैं वो बात लिखा हुआ था वहां पर। ठीक है, अब जरा समझिएगा। आर्टिकल 14 बोलता है कि कानून के समक्ष सभी को क्या माना जाएगा? सभी को एक समान जो है कि आपको माना जाएगा। मतलब आप अंबानी हैं, मतलब आप जो है कि एक फकीर हैं, दोनों को कानून के नजर में जब जाएगा तो दोनों को एक समान भेदभाव, एक समान ही जो है कि तरीका से देखा जाएगा। ठीक है, कानून के नजर में देखा जाएगा। काहे कि बोलता क्या है? कानून अंधा है, लेकिन ऐसा सिर्फ बोलने के लिए आर्टिकल 14 में कहने के लिए है ना। बाकी आप समझते हैं कि कैसा क्या है, नहीं, लेकिन जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है, बाकी एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो कानून के नजर में सभी समान होगा, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये आर्टिकल नंबर कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है। चलिए 14 में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 14 के बाद बात करते हैं आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, जरा समझते चलिएगा। आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी जाति के आधार पर हो, कोई धर्म के आधार पर हो, कोई लिंग के आधार पर हो, कोई जन्म स्थान के आधार पर हो, उस पे किसी भी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव होता है तो वो व्यक्ति जिसके साथ होगा, वो व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। क्या कर सकता है? न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत ये खटखटा सकता है न्यायालय का दरवाजा? 15
आर्टिकल 15 के तहत जो है कि आपको जा सकता है कि हमारे साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या किया गया है, भेदभाव किया गया है। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप न जाति के साथ, न उसके धर्म के साथ, न उसके लिंग के साथ, न उसके जन्म स्थान के साथ क्या नहीं करना है, आपको भेदभाव जो है कि आपको नहीं करना है। भेदभाव निषेध जो है कि आपको होने वाला है। ठीक, अगला देखिएगा 15 का 1 क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल थोड़ा सा अंदर घुसकर जो है कि सवाल पूछ लेता है, थोड़ा सा अंदर घुसकर, ऐसे नहीं हो जो है कि आपको याद रहेगा तो चलेगा, 15 में उतना ही से काम चल जाएगा, लेकिन अंदर जब घुसेगा ना तब फंसा लेगा। देखिएगा, जब बोलता है कि मातृ अवकाश की चर्चा, मातृ अवकाश की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत जो है कि जब जब जो है कि मातृ अवकाश का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई महिला गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय है, ठीक ना, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के दौरान जो है कि आपको क्या होता है, जब उनका जो है कि प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसको छुट्टी दिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत छुट्टी देगा मातृ अवकाश? 15 के 1 के तहत जो है कि आपको दिया जाएगा, ठीक ना, 15 के 1 के तहत जो है कि आपको दिया जाएगा। और इसमें बोला गया है कि जो महिला का जो पेमेंट मिल रहा था उस सारा का सारा पेमेंट मिलेगा, पेमेंट कटने वाला नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पेमेंट जो है कि आपको नहीं कटेगा। ठीक है, 15 का 1 पढ़ लिए हैं, 15 के 2 में आते हैं। 15 का 2 में बोलता है कि प्राइवेट कंपनी में भी मातृ अवकाश की चर्चा है। जैसे देखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी हो गया, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एचपी हो गया, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी जो भी आपके नजर में है, देख रहे हैं, इसमें भी अगर कोई महिला मातृ अवकाश लेना चाहती है तो इसको भी जो है कि आपको मिलेगा। किसके तहत? 15 के 2 के तहत जो है कि आपको मिलेगा। कंपनी इस पर कुछ कानून जो है कि अपना बनाया हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा जो है कि आपको 15 के 2 में किया गया है। ठीक है, अब कौन सा है? 15 का 3 है। 15 का 3 बोलता है कि अवकाश के लिए बच्चों और महिलाओं को विशेष प्रावधान दिया गया है। जो भी अवकाश होगा, जो भी छुट्टी रहेगा, उसमें बच्चों और महिलाओं को देखभाल करने के लिए विशेष प्रावधान जो है कि आपको 15 के 3 के तहत दिया गया है। और 15 का 4 क्या बोलता है कि राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो भी अपने राज्य का, जैसे देखते होंगे मेडिकल कॉलेज जो अपने राज्य में चलता है ना, चलता है ना, और इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कि आपको जो अपने राज्य में चलता है, ठीक है, तो उस मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाति समुदाय का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखते होंगे ना कि एसटी के लिए इतना सीट जो है कि मेडिकल कॉलेज में रिजर्व है, ओबीसी के लिए इतना सीट रिजर्व है, एसटी के लिए इतना सीट जो है कि आपको रिजर्व है। कौन सा आर्टिकल में ये रिजर्वेशन का प्रावधान कर रहा है? कौन सा आर्टिकल के तहत कर रहा है? 15 के 4 के तहत। लेकिन 15 के 4 के तहत कहाँ कर रहा है? मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कर रहा है। कहाँ कर रहा है? मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कर रहा है। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। 4 के बाद देखिएगा, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान ये इसी समय जो है कि आपको आरक्षण के लिए जो है कि आपको किया गया है। 15 का 5 देखिएगा, 15 का 5 नीट और जे में छूट मिलता है क्या सर? हाँ, छूट मिलता है। वो आरक्षण व्यवस्था अलग है, आरक्षण व्यवस्था अलग हो गया। और कोई कॉलेज में सीट रिजर्वेशन है, मतलब कि 200 सीट है, उसमें से बोलेगा कि 20 गो सीट केवल और केवल एससीए के लिए, उसमें जब भी एडमिशन होगा तो किसका होगा? एससी का ही होगा, दूसरा किसी का नहीं होगा, एसटी का ही होगा, ओबीसी का ही होगा। तो वो अलग रिजर्वेशन की बात यहाँ पर कर रहा है, 15 के 4 के तहत जो है कि आपको कर रहा है। ये बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं, इतना अंदर तक बुकों में नहीं दिया होगा, बहुत निकाल निकाल के कहा, ये सब का सब निकाले थे, कहाँ पता है? लक्ष्मीकांत से निकाला हुआ सारा पॉइंट जो है कि आपको लिखा हुआ है, और अनदर बेस्ट पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, हर एक सवाल आपसे बनेगा। 15 का 5 में आते हैं, अभी 15 ही चल रहे हैं हम लोग। 15 का 5 क्या बोलता है, जरा समझिएगा। हाँ, लक्ष्मी, तो क्लास में आप नहीं थे उस समय, तब लगता है ना? निखिल बाबू से पूछिए, उस समय एक दिन में मौलिक अधिकार कम से कम 5 से 7 दिन जो है कि आपको चला था, है ना? 5 से 7 दिन तक जो है कि आपको चला था केवल मौलिक अधिकार। आगे चलते हैं, 15 के 5 की बात करते हैं। 10 से 11, हाँ, 10 से 11 में जो है कि आपको क्लास जो है कि सब चल रहा था, है ना? 10 से 11 में जो है कि आपको चल रहा था। चले आगे बढ़े, क्या कि बहुत बात करना है ना? खत्म भी नहीं होगा, हम चाहते हैं इसको खत्म कर देना। 15 की 5 की बात करेंगे। 15 के 5 में क्या लिखा गया है? 15 के 5 में बोलता है कि इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थान, जैसे उच्च शिक्षण संस्थान का मतलब हो गया आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय हो गया, जैसे जैसे उच्च जहां शिक्षण संस्थान जहां पर आपको है, वहां पर किसका रिजर्वेशन की बात करता है? वहां पर एससी एसटी के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था का जो है कि आपको बात जो है कि आपको किया गया है। उस शिक्षण संस्थानों के लिए कौन से आर्टिकल के तहत? 15 के 5 के तहत जो है कि आपको किया गया है। और 93 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 15 के 5 में, है ना,
अनुदानित और शिक्षित संस्थानों का भी आरक्षण व्यवस्था को जो है कि आपको बात किया गया है। मतलब यहाँ पे जो है कि आरक्षण की बात जो है कि आपको 15 के 5 के तहत कैसा आरक्षण, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात जो है कि आपको 15 के 5 के तहत होता है। लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जो है कि आपको आरक्षण व्यवस्था किसके तहत, 15 के 4 के तहत जो है कि चलिएगा आगे चलते हो रहा, दिक्कत नहीं ना है कोई, अब चले आगे। 15(6) सुनिएगा, 15(6) क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल ऑलरेडी निकाल चुका है और निकालने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि ये लेटेस्ट घटना है। 15 के 6 के तहत क्या बोलता है जरा समझिएगा। 15 के 6 में यह प्रावधान किया गया है कि समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर या पिछड़ेपन वाले व्यक्ति को, जिसको आज हम किस कैटेगरी के नाम से जानते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नाम से जानते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु कितने % का आरक्षण की बात कर रहा है, 10%। 10%। मतलब समझिएगा ये आपका नौकरी की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कोई आप शिक्षण संस्थान में एडमिशन चाहते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहते हैं, आईआईटी में चाहते हैं, आईआईएम में चाहते हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10% आरक्षण दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत आपको दिया गया है, उसके लिए आपको दिया गया है 15 के 6 के तहत जो है कि आपको दिया गया है। किसके तहत दिया गया है, 15 के 6 के तहत जो है कि आपको दिया गया है। और पूछेगा कि 15 का 6 या किस संविधान संशोधन में संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया, तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ईडब्ल्यूएस को कितना % का आरक्षण, 10% का आरक्षण दिया गया है। नौकरी में कैसे ले रहा था नौकरी में आ रहा है। 16 नंबर आर्टिकल खत्म कहाँ हुआ है अभी महाराज, अभी तो 15 ही में हम लोग घुसे हुए हैं, अभी तो 16 आने तो दीजिए। 16 में खाली नौकरी के लिए बात किया गया, नियोजन संबंधित बातों के लिए आ गया वो, इसमें 16 में तो इसीलिए बोलते हैं कि पहले खत्म कर दें उसके बाद नहीं आएगा, 16 नहीं खत्म कर दे तो उसके बाद आप पूछ लीजिएगा कैसे हुआ। 15 के 6 तक आपको पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चले 16 में चले, एंटर मारे 16 में, सुनते रहिएगा। 16 में शानदार सेशन है, इससे शानदार नहीं मिलेगा, ठीक है, सुनते रहिएगा। 16 में क्या बोलता है, 16 बोलता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब कह रहा है कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें आपको मिलेगा आरक्षण जो है कि आपको मिलने वाला है। किस आर्टिकल के तहत आरक्षण मिलेगा, 16 के तहत मिलेगा। किसके तहत मिलेगा, 16 के तहत मिलेगा। अब जरा तो को समझते हुए आगे चलिए, क्या है कि सेक्शन यहाँ पर शुरू हो रहा है। 16 का 1 क्या बोलता है जरा समझिएगा। 16 का 1 बोलता है कि राज्य सभी नागरिकों को लोक नियोजन सरकारी नौकरी में समान अवसर उपलब्ध कराएगा। मतलब अवसर की समानता जो है कि आपको किसमें दे रहा है, सरकारी नौकरी के लिए अवसर की समानता जो है कि आपको 16 के 1 के तहत दे रहा है। मतलब सरकार का मतलब हो गया कि देश जो है कि आपको समान अवसर जो है कि आपको देगा। सबके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो है कि आपको 16 के 1 के तहत जो है कि आपको कराएगा, ठीक है। 16 का 2 देखिएगा। 16 का 2 बोलता है कि राज्य जो है कि आपको किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब समझिएगा, कोई लिंग, अब कोई है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है, इस पर जो है कि आपको सरकार देखिएगा कोई भेदभाव नहीं करता है। कोई ऊंची जाति से है, कोई निम्न जाति से, इसमें नौकरी में कोई सरकार भेदभाव करती है, नहीं करती है। किसी का जन्म हॉस्पिटल में हुआ, किसी का जन्म जो है कि आपको है ना घर में हुआ, किसी का जन्म कहीं और हुआ, इसके आधार पर सरकार आपसे क्या करती है, भेदभाव नहीं करती है। इसके बारे में चर्चा कहाँ दिया गया है, इसके बारे में चर्चा दिया गया है 16 के 2 में जो है कि आपको दिया गया है कि सरकार ऐसा कोई भेदभाव आपके साथ नहीं करेगा कि आप कौन से जाति से हैं, कौन सा आपका धर्म है, कौन सा आपका नस्ल है, कौन सा आपका लिंग है, कौन सा आपका जन्म स्थान है। इस पे सरकार आपसे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, सरकार को इस पे रोक लगाए 16 के 2 के तहत। अब आते हैं 16 का 3 देखिएगा। 16 का 3 क्या बोलता है, 16 का 3 बोलता है कि स्थानीय संसाधन संसद द्वारा जो है कि आपको विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन की प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है, बातों को जरा यहाँ पर गौर समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। मतलब बोल रहा है कि अगर संसद, अगर देखिए जैसे अब यहाँ पर जैसे बिहार की बात कर लेते हैं, है ना, बिहार में अब आगे चलकर कोई फैक्ट्री आता है, ठीक है ना, फैक्ट्री आता है,
या कोई फैक्ट्री जो है कि आपको बिहार में लगती है, तो यही चीज का यहाँ पर लिखा गया है कि कोई अगर संसाधन सरकार यहाँ लगाती है तो सबसे पहला उस संसाधन पर हक कहाँ का होगा, वहां के लोकल व्यक्तियों का होगा। किसका होगा, वहां के लोकल व्यक्तियों का होगा। लोक नियोजन में प्राथमिकता वहां के लोकल व्यक्तियों का दिया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल में कह रहा है, यह कह रहा है 16 के 3 में जो है कि आपको कहा जा रहा है। किसमें कहा जा रहा है, 16 का 3 में जो है कि आपको कहा जा रहा है। 16 के 4 बोलते हैं, 16 के 4 पे आते हैं। 16 का 4 की बात करेंगे, सुनिएगा। 16 का 4 क्या बोलता है, 16 का 4 बोलता है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण के आधार पर ओबीसी को कितना % का आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को दिया गया है 27% का आरक्षण। कितना % का आरक्षण, 27% का आरक्षण। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो यही ओबीसी का सबसे अधिक पूरे भारत में जनसंख्या है। और आरक्षण मामले में सबसे कम आरक्षण की बात करेंगे तो 27% ओबीसी को ही सबसे कम आरक्षण है। किसके तुलना में बात कर रहे हैं, जनसंख्या के तुलना में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, आरक्षण के आधार पर और आरक्षण की सीमा कितना % से अधिक नहीं होगा, तो आरक्षण की सीमा जो है कि आपको 50% से अधिक नहीं किया जा सकता है। किस केस में कहा गया है, 1000 बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस केस में यह कहा गया है कि आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा सरकार नहीं बढ़ा सकती है। कौन से जो है कि केस में कहा गया है, इंदिरा साहनी बाद बराम जो है कि भारतवर्ष, ये कब का केस है, देख लीजिए कब का केस है। 1992 का केस है। 1992 में ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में कहा गया है कि सरकार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक क्या नहीं कर सकती है, लांग जो है कि आपको नहीं कर सकती है। तो बोलिएगा कि सर जब 50% से अधिक लांग नहीं सकता है तो 49% तो ऑलरेडी आरक्षण था, और उसके बाद ये 10% ईडब्ल्यूएस को कैसे आरक्षण मिला, तब तो 49 10 59 लगभग मोटा मोटी 60% आरक्षण हो गया। तो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला ना, उसके लिए अलग से कोटा बनाया गया। इस आरक्षण व्यवस्था को नहीं तोड़ा गया है, इस बात को याद रखिएगा, अलग से बनाकर जो है कि आपको दिया गया है। और ओबीसी को 27% का आरक्षण बीपी मंडल कमीशन के आधार पर दिया गया। और ये मंडल कमीशन से भी सवाल पूछा जा चुका है। मंडल कमीशन कब आया था, मंडल कमीशन आया था 1990 में जो है कि आपको आया था। चलिए 16/4 तक आपने पढ़ लिया है। 16/5 की बात कर लेते हैं। 16/5 में क्या कहता है, यह उल्लेखित है 16/5 में कि कुछ धार्मिक जो है कि पक्षों पर आरक्षण संबंधित प्रावधान नहीं होगा। अब कोई हिंदू धर्म से है तो आरक्षण दे दिया, कोई सिख समुदाय से तो आरक्षण दे दिया, कोई इस्लाम धर्म से है तो उसको आरक्षण दे दिया। इस सब के आरक्षण के प्रावधान जो है कि आपको नहीं होता है। किस आर्टिकल में इसका जिक्र है, इसका जिक्र जो है कि आपको 16/5 में जो है कि आपको किया गया है। और 16/5 के तहत एक नोट नीचे में लिखा गया है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 16 का धारा 4 को जो है कि आपको जोड़ा गया। और 16 अनुच्छेद जो है कि आपको 16 का धारा 4 को जोड़ा गया। और धारा 4 को जो है कि जोड़ने के बाद 116 का 6 अनुच्छेद में क्या बोलता है कि सामान्य वर्ग के पिछड़ा लोग, मतलब किसको बोल रहा है, ईडब्ल्यूएस को बोल रहा है। ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में कितना % का आरक्षण देने की बात कर रहा है, तो ईडब्ल्यूएस को जो है कि आपको 10% जो है कि आपको देने की बात कर रहा है। अभी उसमें नहीं जोड़ा है 50% वाला में। क्या बोले, 50% में वाला में ईडब्ल्यूएस को नहीं जोड़ा है। नहीं 50% से अधिक जाना ही नहीं है। किसका केस है, एक और इंदिरा साहनी में बोला गया कि 50% से अधिक नहीं जाना है। मैक्सिमम कहां तक जाना है, 50% तक जाना है, उससे अधिक जाना ही नहीं है। इसके लिए अलग से संविधान में संशोधन हुआ, देख रहे हैं ना, 103वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, अलग से दिया गया है, ठीक, अलग से दिया गया है। सर जैसे अब बताइए, किन्हीं को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। हाँ बोलिए। इंदिरा साहनी बाद बनाम जो आया था तो 50% आरक्षण क्या ये राज्य सरकार करेगी कि सेंटर करेगा? सबको देना है, सबको देना है इतना, इससे अधिक कोई नहीं बढ़ाएगा, है ना। इससे अधिक बढ़ाएगा, देखिए ना बिहार का इससे अधिक तेजस्वी यादव बढ़ाया ना, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाकर हार गया केस, हारा ना केस जाकर। इससे अधिक बढ़ाने का है ना, इसके लिए फिर जो है कि आपको अनुसूची में जो है कि संशोधन करना पड़ेगा, करना चाहता था, है ना। इससे अधिक बढ़ा ही नहीं सकता है ना, बढ़ाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप 35% जो आरक्षण देख रहे हैं ना, तो ये 35% आरक्षण टोटल में 100 जो आरक्षण का प्रतिशत है उसमें से 35 महिला को देगा, है ना। इसका मतलब नहीं है कि 35 अलग से महिला को नहीं है। जितना आरक्षण व्यवस्था किया गया उसका 35% सीट किसके लिए है, महिला के लिए, है ना। उसमें से 35% सीट महिला के लिए। हाँ बताइए, किन्हीं को कोई डाउट है? जो महिला ओबीसी में रहेंगी तो उनका 35% वो ले लेंगे, उसको भी तो ठीक आरक्षण दिया जाएगा। हाँ 35% ले लेंगे तो बचा 65%, तो 65% बचा तो उसमें भी लेंगे। ओहो नई बात समझे, जैसे
आरक्षण कितना परसेंट देना है? आरक्षण देना है 50%, इससे अधिक नहीं। इसमें से अभी आप एक कैटेगरी को देखे हैं, ओबीसी कैटेगरी को, कितना परसेंट आरक्षण देने की बात कर रहा है? कुल सीट का 27%। मतलब कि 100 को अगर कोई वैकेंसी निकलता है तो उसमें 27 को सीट किसके लिए रिजर्व रहेगा? 27 को सीट रहेगा ओबीसी के लिए। अब समझिएगा, अब इस 27 को सीट का 35% आरक्षण देगा, मतलब 27 का 35% जो है कि किसके लिए रिजर्व रहेगा? ये महिला के लिए रिजर्व रहेगा। किसके लिए? महिला के लिए। अब आया समझ में कि अभी नहीं आया? ठीक है, तो ठीक है सर 27 को से 35 हो गया ना? हाँ, तो बचा 73 बचा, तो 73 में भी फाइट करेगा महिला? महिला तो उसके बाद ओपन है, उसमें सब में फाइट कर सकता है। ये केवल और केवल जो है कि आपको इसमें ना, इसमें केवल और केवल किसकी नियुक्ति होगी? तो महिलाओं की नियुक्ति होगी। बाकी तो सब में फाइट करने के लिए तैयार है, कोई रोकले नहीं है आपको कि आपको बस आपको 35% में फाइट करना है। नहीं, आप नंबर लाते हैं ज्यादा तब अलग जाइए, ऊपर में फाइट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रोकले थोड़ी ना है कि बस आपको 35% में फाइट करना है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है? आपसे ज्यादा नंबर होंगे तो आपका सीट भी ले सकते हैं वो जाके। हाँ, ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले सकता है। तो एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, क्या बात याद रखना है कि ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। 16 के सेक्शन 4 में जिक्र है, 16 के सेक्शन 6 में जिक्र है, और 15 के कौन सा जिक्र था? 15 का किसमें था बताइए? 15 के 5 में था सर। 15 के 6 में होगा क्या सर? 15 के 6 में, 15 के 6, 16 के 6, 16 के 4 में जो है कि आपको जिक्र किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस के लिए है। याद रखिएगा, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे अंदर आपसे ना पूछेगा ना आपको पढ़ना है, बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। पीडीएफ दे दीजिएगा तो बढ़िया से पढ़ लेंगे। पीडीएफ तो ऑलरेडी इस ग्रुप में डाला हुआ, जाइए ना इसका फाइल वाला सेक्शन में देखिए ना, ऑलरेडी डाला हुआ। इसीलिए बोलते हैं कि पीडीएफ ऑलरेडी हम भेज देते हैं पहले ही, ये ऑलरेडी सारा पेड का कंटेंट है ना। बोले सर, ये जो है पीडीएफ जो है क्या यही वाला पीडीएफ है कि दूसरा है सर? सेम पीडीएफ है, सेम पीडीएफ आपको दिए हैं। आप चाहते हैं तो निकलवा भी लीजिएगा। कितना पेजों का पीडीएफ है? 134 पेजों का पीडीएफ, शानदार पीडीएफ बना है, इससे शानदार नहीं हो सकता। अच्छा बना हुआ है सर, आगे अच्छा है। 17 नंबर आर्टिकल के साथ चर्चा करते हैं। 15 हम लोग देख लिए, 16 हम लोग देख लिए, बहुत अंदर तक गहराई तक जाकर देखे हैं। अब किस पे आते हैं? 17 पर आते हैं। 17 पर आइएगा। 17 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत है। अनटचबिलिटी का क्या करना है? यहाँ पर अंत जो है कि आपको करना है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 17 के तहत जो है कि आपको लिखा गया। 17 बंद कीजिए साहब, जिनका रिपीट है ना। पीके आप ही का शायद है, आप अपने तरफ से बंद कीजिए, है ना। चलिए हम ही कर देते हैं, खोल दिए। आगे चलिएगा। अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो है कि आपको लाया गया था। कब आया था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम? ये क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछ लिया है। कब का है कानून? ये कानून है 1955 का जो है कि आपको कानून है, और इसी कानून के तहत आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता को क्या किया गया है? अंत जो है कि आपको किया गया है, समाप्त जो है कि आपको किया गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बहुत ही बेहतरीन है, इसमें भी बहुत सारा बात अच्छा लिखा होगा जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। आर्टिकल 18 में किसका जिक्र है? उपाधियों का अंत है। किसका जिक्र है? उपाधियों का अंत। मतलब समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी जो है कि प्रकार का उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब भारत सरकार का कोई भी नागरिक जो भारत का होगा, या ब्रिटेन के सरकार या कोई भी विदेशी सरकार से कोई नागरिकता के कोई भी उपाधि क्या नहीं ले सकता है? कोई भी उपाधि जो है कि आपको नहीं ले सकता है। अगर लेना भी चाहता है तो उसे सरकार से पहले क्या लेना पड़ेगा? सरकार से पहले अनुमति लेना पड़ेगा। सरकार में भी किससे? सरकार में राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है कि आपको क्या करना है? लेगा। मतलब अगर कोई देश देना चाहता है, ब्रिटेन ही जैसे नाइटहुड का उपाधि देना चाहता है, तो उसके लिए आपको सूचना किसको देना पड़ेगा? राष्ट्रपति को देना पड़ेगा कि साहब हमको ब्रिटेन सरकार के द्वारा नाइटहुड का उपाधि सम्मानित किया जा रहा है, क्या हम ले लें? यहाँ से अप्रूवल आ जाएगा तो आपको क्या करना है? तब जो है कि आपको लेना है, अन्यथा आपको नहीं जो है कि आपको लिया जा सकता है। मतलब उपाधियों का अंत जो है कि किस आर्टिकल में है? मोटा मोटी बात यही, उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में जो है कि आपको किया गया है। अब जरा समझिएगा दूसरा नंबर का पॉइंट यहाँ क्या लिखा है। दूसरा नंबर का पॉइंट लिखा है कि राज्य, सेना, शिक्षा की उपाधियों को छोड़कर अगर राज्य सरकार आपको कोई उपाधि देती है तो उसमें जैसे लोक कला है ना, बिहार भूषण
बिहार जो है कि आपको कोई सम्मान अगर देता है, उत्तर प्रदेश कोई सम्मान लेता है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे बिहार केसरी मिला है ना खान सर को, तो वो बिहार सरकार जो है कि अपना दिया है। तो अगर सरकार, अगर राज्य सरकार या भारत सरकार अगर जैसे देती है, जैसे सरकार में यहाँ पर भारत सरकार की बात कर लेते हैं, भारत सरकार में जो है कि देखिएगा जैसे भारत रत्न सम्मान हो गया, देख रहे हैं ना, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया। तो सरकार का कहने का मतलब राज्य और संघ दोनों के बारे में चर्चा कर रहा है कि अगर वो सरकार अगर आपको कोई जो है कि आपको देना चाहती है उपाधि तो आप ले सकते हैं, है ना, उस पर कोई रोक नहीं है। सेना का उपाधि जैसे देखिएगा ब्रिगेडियर हो गया, जनरल हो गया, ये सब उपाधि मिलता है ना। जैसे शिक्षा का उपाधि, जैसे पीएचडी क्या कर लेंगे तो आप क्या लगा लेंगे अपने आगे, डॉक्टर जो है कि आपको लगा सकते हैं ना, हाँ, डॉक्टरेट की उपाधि जो है कि आपको हो सकता है। तो ये सब उपाधि जो है कि आप लगा सकते हैं, इस पे कोई प्रावधान नहीं है, इसको रोक नहीं लगाया गया है, क्लियर है, ये सब पर कोई रोक नहीं लगाया गया है। और सरकार 1954 में पद्म भूषण और पद्म श्री और भारत रत्न सम्मान को सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, दिया जो है कि आपको जा रहा है। इसकी भी सरकार जो है कि आपको शुरू किया है और इसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप खुद से उपाधि नहीं ले सकते हैं, किसी बाहर के सरकार से उपाधि नहीं ले सकते हैं। अगर बाहर का सरकार आपको देना चाह रहा है तो उसके लिए आपको किससे लेना पड़ेगा, पहले अप्रूवल, राष्ट्रपति से अप्रूवल जो है कि आपको पहले लेना पड़ेगा, क्लियर है, राष्ट्रपति से जो है कि अनुमति लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल है स्वतंत्रता का अधिकार, जो है कि कहां से लेकर कहां तक चर्चा है स्वतंत्रता का अधिकार का, 19 से 22। ठीक है, 19 से लेकर 22 तक है। चालू करें आर्टिकल नंबर 19 को। 19 बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जरा समझिएगा, कहानी में इसको पिरोते हैं और कहानी में पिरो के हम इसको बताते हैं, ठीक है। और ऐसा कहानी आपको बस याद ही हो जाएगा एक बार में, ठीक है, कहानी सुनिएगा। मुद्दा अभी गरमायल है स्टूडेंट का, स्टूडेंट से ही कहानी शुरू करते हैं। समझिएगा, एक स्टूडेंट है, ठीक है, समझते रहिएगा, कहानी सुनते रहिएगा। एक स्टूडेंट है, सरकार के वैकेंसी ना आने के कारण दुखी रहता है ना। एक स्टूडेंट है जो पटना में रहता है, सरकार के वैकेंसी ना आने के कारण जो है कि आपको दुखी रहता है। दुखी रहने के कारण जो है कि आपको वो क्या करता है, तो वो जो है कि आपको सरकार के बारे में जो है कि आपको बातें बोलता है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। घूम घूम कर जो है कि उसको बोलने की आजादी है, वो बोलते रहता है ना, बोलते रहता है। जब देखता है कि वो बोल रहा है तो एक दिन जो है कि आपको पटना के गांधी मैदान पहुंचता है और पटना के गांधी मैदान में वो जो है कि आपको एक माइक लगाकर जो है कि बोलना शुरू करता है। तो जैसे ही देखिएगा कोई तेज लोग जैसे ही बोलेगा तो 2-4 लोग उसके आसपास में क्या हो जाएंगे, आसपास में जो है कि आपको जमा हो जाएंगे। तो जैसे ही जमा होते हैं तो वो जो है कि आपको क्या करता है, आदमी जैसे ही बोलता है तो आदमी लोग उसके आसपास में जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद सरकार के नीतियों का विरोध करता है, सरकार के बारे में बोलता है कि कभी बिहार दरोगा की बहाली नहीं आ रही है, तो कभी किसी और की बहाली नहीं आ रही है, तो कभी किसी और की बहाली नहीं आ रही है। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र जो है कि घूमने जाते हैं, तो वो सब भी सुनने लगते हैं, मतलब वो सब भी उस सभा का आयोजन में हिस्सा ले लेते हैं, मतलब एकत्रित जो है कि आपको हो जाते हैं। जब एकत्रित हो जाते हैं तो वो व्यक्ति क्या चाहता है कि यही अच्छा मौका है, क्या करते हैं कि इसी सभा जो इतना लोग हमको जो आवाज जा रहा है ना, ऐसा ना हो कि आवाज चला जाए, हम जो है कि बोलते रहे, है ना, बहुत अच्छा सर, सुनिएगा। वैसे ही देखता है कि उतना भीड़ भाड़ जो है कि लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, कहता क्या है कि आप लोग ऐसा कीजिए कि हम सभी मिलकर एक संघ बनाते हैं और ये संघ मिलकर हम लोग क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज को उठाएंगे। क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। सरकार हम लोग के, हम अकेले बोलते हैं तो सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा है, कि हम लोग सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ जो है कि आपको बोलेंगे, ठीक है। सरकार के खिलाफ जो है कि बोलने का काम करने के लिए वो संघ का निर्माण जो है कि आपको कर लेता है। जब देखता है कि सरकार के खिलाफ बोलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको घूमना पड़ेगा, कभी यहाँ जाना होगा, कभी वहां जाना होगा, कभी वहां जाना होगा। तो क्या करता है, भारत के विभिन्न हिस्सों में सरकार के खिलाफ जो है कि आपको, है ना, भ्रमण करता है। सरकार के नीतियों को हर एक जगह जा जाके जो है कि आपको क्या करता है, भारत के अनेक हिस्सों में जाकर वो सरकार की नीतियों को बताता है कि सरकार गलत कर रही है हम स्टूडेंट के साथ। कहानी है, बस आगे समझा देंगे क्या हो रहा है, ठीक ना। जब जाता है तो कहीं आप जाइएगा तो रात में तो कहीं ना कहीं तो ठहरिएगा ना, कि जाइएगा तो भर दिन तो आप प्रचार प्रसार कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं तो रात में रुकना पड़ेगा। तो क्या करता है, भारत के हर एक हिस्सा जहां जहां जाता है वहां रात्रि जहां विश्राम होती है वहां पर रुकने का काम जो है कि आपको करता है। और जब वो रुकता है तो देखता है कि फिर हम खाएंगे कहाँ से, है ना, तो फिर हम खाएंगे कहाँ से, तो खाने के लिए कुछ रोजगार स्वरोजगार होना चाहिए। तो जहां जिस चीज के बारे में जहां जानता है, जहां देखता है, वहां पर रोजगार स्वरोजगार का कुछ बात करता है, वहां से कुछ इनकम की भी जो है कि आपको क्या करता है, वो स्टूडेंट समूह जो है कि आपको बात करने लगता है। और यही आपका कहानी का सारांश हुआ, और यही कहानी के सारांश के आधार पे आर्टिकल 19 पूरा कवर अप हो जाएगा।
है ना, कवर अप हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे थे? बिल्कुल सर। जी जी अब सर। देखिएगा, सबसे पहला हम क्या बोले थे कि एक वो स्टूडेंट था और वो चिल्ला चिल्ला के बोलता था, यही ना बात था। एक स्टूडेंट था, चिल्ला चिल्ला के बोलता था। तब बोलने की आजादी देखिए कौन सा है, 19 के 1 में है। किसमें है? 19 के 1 बोलने में की आजादी किसमें है? 1 में है। 19 के अब 1 उसके बाद क्या बोले कि बोल रहा था तो कोई सुन नहीं रहा था, तो गांधी मैदान गया। गांधी मैदान पर जो है कि माइक लगा के बोला, तो माइक लगा के जैसे ही बोला वहां पर जो है कि आपको सभा जो है कि आपको होने लगा। तो शांतिपूर्ण ढंग से सभा करना और एकत्रित होने की आजादी, मतलब कुछ लोग यहाँ आकर खड़ा हो गए। ये किसमें है? 19 के 2 में। किसमें है? 19 के 2 में। जब वो देखा कि बहुत सारा लोग यहाँ पर खड़ा हो गया, तो वो हम संघ या समूह बना लेते हैं। तो संघ या समूह बनाने की आजादी किसमें है? 19 के 3 में है। किसमें है? 19 के 3 में है। क्लियर है? जब वो देखा कि संघ या समूह बना लिए हैं, तो चलते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमते हैं और सरकार की नीतियों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो भारत के किसी भी भाग में घूमने की आजादी किसमें है? 19 के 4 में। किसमें है? 19 के 4 19 में के है। 4 में। चलिएगा, और जब देखा कि घूम रहे हैं तो हमको रात्रि में क्या करना पड़ेगा? रात्रि में विश्राम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो वहां पर देखिए 19 के 5 में क्या है? भारत के किसी भी स्थान पे बसने की आजादी है। किसकी आजादी है? बसने की आजादी जो है कि आपको 19 के 5 में जो है कि आपको बसने की आजादी है। छठा नंबर पॉइंट को छोड़िए, 7वां पे आइए। जब आपको बस गया, वहां पर देख रहा है, तो वहां पर बोले क्या कि अंतिम में देखेगा खाने पीने के लिए रुपया कहां से आएगा? तो व्यापार रोजगार करने की आजादी जो है कि आपको किसमें मिलेगा? 7 में मिलेगा। किसमें मिलेगा? 7 में जो है कि आपको मिलेगा। क्या कहानी से पूरा का पूरा यह मैटर रिलेट हुआ कि नहीं हुआ, हमको ये बता दीजिए बस। और कहानी समझ में आया, और अगर कोई पूछ लेगा तो बता दीजिएगा कि किसमें क्या है नहीं। जी जी सर। इसमें क्या है नहीं है बता दीजिएगा ना। चलिए, अब यहाँ से बस एक ही बात को यहाँ से निकाल लीजिए कि छठा नंबर का जो पॉइंट है 19 का 6, ये संपत्ति का अधिकार था। इसी संपत्ति को अधिकार कर यहाँ से निकालकर, मौलिक अधिकार से निकालकर कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और इसको कहाँ रखा है? 300 के कम रखा है। इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मेट खाली गड़बड़ाता है, यही जो है कि आपको गड़बड़ाता है। बाकी सब जो है कि आपको कहानी के आधार पर हमने आपको क्या किया? समझा दिया। कोई दिक्कत है कहानी में समझ में तो बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे ये चलते। 7 सर ऐड किया गया है ना सर? नहीं, 7वां ऐड नहीं है, ऑलरेडी था पहले से, है ना? ऑलरेडी था पहले से, कोई ऐड नहीं है। 7 गो था, 7 गो में से एगो हटा तो 6 गो जो है कि टोटल बचा। लेकिन छठा नंबर का पॉइंट अभी भी चर्चा में है। इसको हटाया गया, मतलब यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन पॉइंट से नहीं हटाया। अगर बात करेंगे तो व्यापार रोजगार करने का इस 7वें नंबर पॉइंट पे ही आएगा। अच्छा, तो एक बार हम थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं। आपको जब कहानी याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूछ ले एक बार। जी पूछिए सर। किसमें क्या क्या था पूछते हैं एक बार, जरा बताइएगा। माइक खोलिएगा, बताइएगा। जब कोई व्यक्ति देखता है कि पूरा भीड़ लगा हुआ है, तो संघ या संघ जो है कि आपको बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। इसकी आजादी किसमें था? 3 में संघ 2 में। चल 3 में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 जो है कि आपको हो जाएगा। 3। कहानी तब समझ में नहीं आया, गड़बड़ हो रहा है, तब फिर दिक्कत समझिएगा। आगे चलते हैं। जब कोई व्यक्ति देख रहा था कि जब कोई व्यक्ति देख रहा था कि हमारा आवाज कोई नहीं सुन रहा है, तो वो जो है कि जाकर जो है कि आपको शांतिपूर्ण ढंग से सभा जो है कि आपको कर रहा था। ये किसमें है? शांतिपूर्ण ढंग से 2 में है। किसमें? 2 में है। अब बोलने की आजादी, कोई व्यक्ति जाकर खड़ा होकर कहीं बोल रहा था, ये किसमें है? 1 में है। 1 में जो है कि आपको, ठीक है, 1 में। और देखा कि संघ जब बन गया तो चलते हैं भारत का भ्रमण करते हैं, भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम कर आते हैं। घूमने की आजादी किसमें है? 4 में जो है कि आपको घूमने की आजादी। भारत के विभिन्न स्थानों में बसने की आजादी किसमें? बसने की आजादी 5 में जो है कि आपको। अच्छा, भारत के विभिन्न स्थानों में जो है कि रोजगार स्वरोजगार करने की आजादी किसमें है? करने की आजादी 7 में है। 6 को हटा दीजिएगा, 6 में नहीं है। 6 में संपत्ति के अधिकार को सर निःशुल्क कहेगा तो 6 लेंगे सर। क्या निःशुल्क मतलब? निःशुल्क मतलब जो है रोजगार के बारे में जो कहा गया वो 6 होगा ना सर? क्या रोजगार के बारे में निःशुल्क कहा गया? अच्छा, निःशुल्क क्या रोजगार बताइए। नहीं 19 के 6 में देखिए ना सर। 19 के 6 में कहाँ कुछ लिखा हुआ है? 19 के 6 में कहाँ लिखा है? संपत्ति के अधिकार को निकाल लिया गया। निःशुल्क जो है कि रोजगार करने का अधिकार जो है कि आपको नहीं है यहाँ पर कुछ ऐसा कोई बात, ठीक, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक। निःशुल्क रोजगार का कोई बात नहीं किया गया, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर नोट भी करवा दिए हुए हैं कि इस नोट को अलग से लिखिए। यहाँ पर तो लिखवा दिए हैं, नोट भी करवा दिए। हमको लगता है कहानी मोटा मोटी सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कहानी। चलते हैं आगे चलते हैं। चले आ गया आर्टिकल नंबर हम लोग। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं।
आगे आते हैं, आर्टिकल नंबर 20 पे चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं? 20 पे चर्चा करते हैं। 20 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 अरे बहुत पीछे चल रहे हैं, आइए फिर से कट के आप 6-7 कर रहे हैं अभी, है ना। आइएगा, आर्टिकल 20 की चर्चा करते हैं, जरा समझिएगा 20 क्या बोलता है। 20 ये आर्टिकल आपका बोलता है कि अपराध सिद्ध होने पर ही किसका प्रावधान किया जाएगा? अपराध सिद्ध होने पर ही सजा का प्रावधान जो है कि आपको किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिस पर केस हो गया वो अपराधी नहीं है, इस बात को पहले गांठ बांध लीजिए। बहुत सारा लोग को देखते हैं कि केस हो गया मतलब उसको अपराधी समझता है। नहीं, केस हो गया इसका मतलब क्या नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपराधी हैं। ठीक है, अपराधी तभी आप बनिएगा जब आप पर क्या हो जाएगा, जब आप पर अपराध सिद्ध हो जाएगा, मतलब कोर्ट आपको सजा सुना देगी, तभी आप अपराधी कहलाइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोर्ट आपको सजा नहीं सुनाई है तब तक आप अपराधी नहीं है। ठीक ना, नहीं है। बहुत सारा देखते होंगे फर्जी केसों होता है, फर्जी केस में किसी को फंसा दिया जाता है, देखे है ना। तो इसीलिए बोलता है कि अपराध सिद्ध होने पर ही किसका प्रावधान किया गया है? सजा का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। और यहाँ पर 3 बातों को आपको देखना होगा। बात नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 समझिएगा क्या 1 नंबर पॉइंट में बोल रहा है। बोलता है कि एक अपराध के लिए एक सजा का ही प्रावधान किया गया है। मतलब आप अगर चोरी करते हैं तो चोरी करने के लिए आपको एक ही सजा मिलेगा। फिर आप अगर किसी का हत्या कर लीजिएगा तो वो आपका दूसरा अपराध हो जाएगा, तो फिर उसके लिए अलग सजा, मतलब 2 सजा आपको मिलेगा। मतलब एक कार्य के लिए एक सजा मिलेगा, मतलब एक अपराध के लिए कितना सजा? एक अपराध के लिए एक सजा। अब इसका मतलब नहीं है कि एक अपराध मतलब हम कोई चोरी किया, हमको 2 महीना के लिए जेल में पकड़ा गया, अब फिर अगला दिन भी कोई अगर चोरी करेगा तो हम अगर नहीं किए तो फिर से हमको पकड़ के लिए उसी अपराध के लिए जेल में रखेगा, ऐसा नहीं है। मतलब एक अपराध के लिए कितना बार सजा? एक अपराध के लिए केवल और केवल एक बार सजा का व्यवस्था जो है कि आपको किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं दूसरा नंबर की बात पर, बात करते हैं। दूसरा नंबर की बात बोलता है कि खुद को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ना। देखते हैं ना कि पुलिस थाना में जाता है तो पकड़ के मारता है कि नहीं तुम अपना स्वीकार करो कि हाँ कि हम जो है कि ये क्या किए हैं, हम जो है कि आपको ये सजा किए हैं, है ना। नहीं बोलता है कि तुम हत्या किया है तो तुम स्वीकार कर लो। क्या हो रहा है जी? इनके तरफ से रिपीट हो रहा है बात। सर किसी का माइक इको कर रहा है। इको नहीं कर रहा है, इनका जो है कि पीछे चल रहा है ना। सुनिएगा, दूसरा नंबर बात बोलता है कि खुद के गवाही के लिए क्या नहीं किया जा सकता? आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? बाध्य जो है कि आपको नहीं किया जा सकता है। मतलब समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। कहना यही चाह रहा है कि अगर आप पकड़े भी जाते हैं, कोई भी कांड में आप पकड़े जाते हैं तो आपको पुलिस चाह कर भी दबाव में आपसे गवाही नहीं ले सकती है, उसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। अगर पुलिस के सामने अगर आप गवाही दे भी देते हैं तब भी उसका कोई वैलिड नहीं होगा, काहे कि न्यायालय भी समझती है कि पुलिस इसको क्या किया होगा, दबाव में जो है कि आपको गवाही ले लिया होगा। उस गवाही का कोई जो है कि वैल्यू नहीं है। गवाही का कब वैल्यू है? जब आप न्यायालय के कटघरे में खड़ा होइएगा और जब स्वीकार कर लीजिएगा कि साहब ये मेरे ही द्वारा हत्या किया गया है, तब वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन पुलिस के सामने आप स्वीकार कर लीजिए बचने से, पिटाई से बचने के लिए, तब कोई दिक्कत नहीं है, उस समय आप कर सकते हैं। तीसरा नंबर का बात क्या बोलता है कि सजा उसी समय के कानून के हिसाब से होगा। मान लेते हैं कि 2015 में कोई व्यक्ति चोरी किया है और उस चोरी की सजा 10,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने का जेल है, मान लेते हैं 2015 में। और इसी में सरकार संशोधन करके 2020 में क्या कर देती है कि जो चोरी करेगा उसको 20,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और 1 साल का जेल में रहना होगा। तो कोई व्यक्ति अगर 2015 में सजा किया है तो उसको कितना साल का जेल खटना पड़ेगा? उसको खटना पड़ेगा 6 महीने का जेल खटना पड़ेगा और 10,000 रुपए का उसको जुर्माना देना पड़ेगा, न कि उसको 2020 के हिसाब से सजा जो है कि आपको मिलेगा। ठीक ना, 2020 में इसका चेंज भी हो गया है, लेकिन वो जिस समय वो सजा किया है, जिस समय वो घटना किया है, उस समय के कानून के हिसाब से उसको क्या दिया जाएगा? उस समय के कानून के हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। आशा विश्वास करते हैं ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। 20 तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 20 के बाद जो है कि आपको 21 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 21 की बात करते हैं। 21 में है प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है कि आपको होने वाला है। इसी में जो है कि आपको क्या है? जीवन जीने का अधिकार है, मन पसंद किसी लड़की के साथ शादी करने का अधिकार है। कोई लड़की है तो उसको लड़का के साथ शादी करने का अधिकार है। स्क्रीन कट गया क्या जी? नहीं, ठीक, स्क्रीन है कि कट गया? है ना? चलिए सुनिएगा, स्वच्छ जो है कि वायु का रखने का अधिकार है,
स्वच्छ भोजन करने का जो है कि आपको अधिकार है। ये जो है ना धीरे धीरे ना इसको सुप्रीम कोर्ट ना एकदम ब्रॉड तरीका से बढ़ा रहा है। जहां जहां लग रहा है कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसको क्या करता है 21 में जो है कि आपको जोड़ते जाता है। तो यहाँ पर जो है कि आपको जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल में जो है कि आपको 21 में होगा। बोलेगा कि स्वच्छ जो है कि आपको वातावरण या स्वच्छ जो है कि आपको पर्यावरण या स्वच्छ वायु का अधिकार सांस लेने के लिए, इसकी भी चर्चा किसमें है? इसकी भी चर्चा देखिएगा तो किसमें हो जाएगा? 21 में जो है कि आपको हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 21 में हो जाएगा। अपने मन पसंद के हिसाब से कपड़ा पहनने का होगा अधिकार। सर। क्या 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 देखिए क्या सर, फिर प्राण बोलिए। प्राण दैहिक निजता का अपवाद नहीं होगा अधिकार, सर। अपना प्राण स्वयं नहीं ले कौन सा? सकते हैं, ये भी तो कहा गया ना सर इसमें। हाँ हाँ, तो ये भी बात है, भी आगे चल रहा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब कि आप अपना प्राण को खुद जो है कि सुसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर सुसाइड कर गए, मर गए तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं मरते हैं, अगर जिंदा रह जाते हैं तो आपको फिर सजा होगा। क्या होगा? फिर सजा का प्रावधान जो है कि आपको किया जाए। ठीक ना? एक लोग जी और कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या सुनिए बोल रहे सर, थे? जैसे कि जेल उल में रखता है तो उसमें कहाँ मतलब स्वच्छ वातावरण मिलेगा, ये जो भी स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा तो कभी नहीं कभी नहीं नहीं, देखते हैं देखिए सो जो है कि आप आपको जो है हो ना जाता है ना? 20 में चल गए, 20 वाला बात कहाँ बोलते हैं, इसमें जो है दूसरा बात कहा गया है ना। इसमें जो है कि जेल की बात नहीं कहा, जेलों में है खराब खाना नहीं देना है, भले वहां का प्रशासन का मिली भगत होता है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज, संविधान अपना इतना बेहतरीन है, अगर संविधान के हिसाब से सब कुछ चलने लगे तो आजे सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन जानते ही हैं कि कितना परसेंट इसका बात फॉलो होता है। बस लिखने के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा से लिख दिया, अच्छा से हम आपको समझा दिए, फॉलो कितना हो रहा है वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी देखिए समझ रहे हैं। ठीक, देखिए आगे सर, चलते हैं। सर जो है ना, देखिए लॉन्ग में समझाए, ठीक है, शॉर्ट में जो है ना 20 का 3 तरह की बात कहा गया है। एक अपराध की एक सजा, अपराध उस समय की जिस समय अपराध किया गया, ना कि बल हम आज भी अपराध किए हैं और बल्कि हम 2 साल पहले भी किए हैं, तो एक अपराध की एक ही सजा होगी। एक सजा आज होगी तो एक सजा हमको दूसरा बार भी हो सकते हैं। और मनपसंद वकीलार के बारे में इसी में कहा गया ना सर। किसमें? और रास्ते 20 में अभी सर। 22 तक, 22 में भी बचा हुआ है, 22 बचा हुआ है, टेंशन क्या ले रहे हैं? 22 अभी बचा हुआ है, 22 में भी चर्चा अभी करना है, टेंशन न लीजिए। 22 को जी आने दीजिए, फिर 22 को बताते हैं। 22 में भी अभी कुछ कुछ बात 22 में भी लिखा गया है, किया गया है। ठीक है ना? देखिए तो ठीक 21 ठीक है की सर। बात। हाँ, क्या बोले हैं? हाँ 22 में किया गया, वही ना वकील वाला बात जो है ना, 22 में फिर करेंगे, करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। 22 में करेंगे उसकी चर्चा। सुनिएगा, इसमें जो है कि संरक्षण किसी वाला को बात है। वस्त्र, हाँ ना, किसी को अपना हिसाब से वस्त्र पहनने का, फैशन की आजादी है। कोई देखिएगा छोटा कपड़ा पहन के घूमता है, कोई देखिएगा बड़ा कपड़ा पहन के घूमता है, ये उसका फैशन की आजादी है। जीवन जीने का अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत जीवन जीने का अधिकार है? आर्टिकल 21 के तहत जो है कि आपको जीवन जीने का अधिकार जो है कि आपको होने वाला है। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट VVI नोट में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 21 के क में, अनुच्छेद 21 के क में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है कि आपको किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है कि आपको अनिवार्य किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 21 के क के तहत जो है कि आपको दिया गया है। और अंतिम आर्टिकल आज का, इस दिन का अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22। आइए 22 पे चर्चा कर देते हैं। 22 क्या बोलता है? 22 बोलता है गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या बोलता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। यहाँ पर भी 2-3 पॉइंटों को रखेंगे, 2-3 बातों को रखेंगे। पहला नंबर का इसमें 22 के 1 में क्या बोला गया है? पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उसे गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है। मतलब समझिएगा, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आप पुलिस से क्या पूछेंगे? पुलिस से कारण पूछेंगे कि हाँ हमको साहब किस लिए आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर बात, आपको कारण पूछने का अधिकार है। दूसरा नंबर बात बोलता है कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर ले जाती है तो पुलिस को बोलिएगा कि हमको अपने मनपसंद वकील से बात करने का अधिकार है। पुलिस आपको नहीं रोक सकता है आपके वकील से बात करने के लिए। मतलब दूसरा नंबर ये बात बोलता है कि पुलिस जो है कि आपको क्या करेगा? पुलिस जो है कि आप अगर कहिएगा तो आपसे वकील से सलाह लेने के लिए जो है कि आपको बात करवाएगा। ये आर्टिकल 21 का पॉइंट नंबर कौन सा, सॉरी 21 नहीं 22 का पॉइंट नंबर कौन सा? 22 का ये पॉइंट नंबर जो है कि आपको दूसरा जो है कि आपको बोलता है, दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर क्या पॉइंट बोलता है कि अगर आपको पुलिस ले जाती है, उठाकर गिरफ्तार करके ले जाती है, गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, तो पुलिस
24 घंटे के अंदर आपको पुलिस को किसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा? आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है कि आपको लेकर जाना पड़ेगा, न्यायालय के समक्ष आपको लेकर जाना पड़ेगा। तब बताइएगा कि न्यायालय के समक्ष लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एगो चीज बोला गया है कि आने जाने के टाइम पीरियड को क्या करना है? टाइम पीरियड को छोड़ देना है। और दूसरा नंबर का बात ये भी याद रखिएगा, जब थाना में डायरी में जिस समय लॉज होगा, मतलब एफआईआर जिस समय कंप्लेन चढ़ेगा, उस समय डेट लिखा जाता है कि कितना बजकर कितना मिनट पर ये व्यक्ति यहाँ पर आया है। उस समय से 24 घंटा बाद जो है कि आपका गिनती शुरू होगा। अगर मान लेते हैं कि हमको अगर पुलिस 4 बजे उठा के ले गई और 9 बजे एंट्री करती है, तो अगले रात को 9 बजे तक वो स्वतंत्र है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, भले हमको 4 बजे ही क्यों ना उठा ले गई। अब दूसरा नंबर का बात, एक वो बात और समझिएगा, अगर कोई बिहार का व्यक्ति है, कोई अगर मर्डर करके चल जाता है बंगाल, जैसे अभी देखे थे ना पारस हॉस्पिटल में मारा और गया कहाँ? गया बिहार, अब बंगाल गया था। कोलकाता से गिरफ्तारी हुई थी उसकी, पारस हॉस्पिटल वाले में पटना के पारस में गोली मार दिया था, उसके दिन दहाड़े जो है कि आपको गोली मारा था। तो वो जो है कि आपको जब यहाँ का टीम गया था लाने के लिए, तो वहां पर 2 केस हो सकता है, या जिस समय जिस व्यक्ति का गिरफ्तारी होगा, जो सजा जो घटना किया है, तो हो सकता है कि वहां के न्यायालय में जाकर जो है कि आपको क्या ले लिया जाए, वहां के न्यायालय में ले जाकर उसको प्रस्तुत कर दिया जाए, या हो सकता है क्या किया जाए, राज्य सरकार के अनुशंसा पे उसको बिहार भी लाया जा सकता है। तो बिहार लाने में अब कलकत्ता से कोई गाड़ी से आ रहा है तो 12 घंटा तो लग ही जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा लग जाएगा। तो उस केस में जब बिहार में वो एंट्री कर जाएगा, उसके बाद उसको कितने घंटे का समय मिलेगा? उसके बाद उसको मिलेगा 24 घंटे का समय जो है कि आपको मिलने वाला है। ये आर्टिकल 22 तक की आज की बात जो है कि आपको 22 पर खत्म करते हैं। 22 के बाद शोषण का विरुद्ध अधिकार 23-24 से कल चर्चा करेंगे। हम तो सोच रहे थे खत्म कर देने का, लेकिन नहीं हो पाएगा। बोलिए सर। हाँ बोलिए ना।